ओके, सो हम लोगों ने वेदरिंग डिस्कस कर ली थी पूरी, कैसी होती है केमिकल, फिजिकल वेदरिंग और बायोलॉजिकल वेदरिंग। जो है उसमें क्या होता है, बायोलॉजिकल वेदरिंग फिर से दो टाइप की होती है जिसको आप डिस्कस कर सकते हो। एक तो मैकेनिकल और एक केमिकल। मैकेनिकल में क्या होता है, जैसे रूट बाउंड कर देती हैं किसी भी रॉक मटेरियल सेक्टर को, तो वो होती है मैकेनिकल। और जब कोई भी ऑर्गेनिज्म है या फिर कोई भी रूट है, जैसे लाइकेन का अपन ने डिस्कस किया था, तो वो जब आपका केमिकली किसी रॉक को अल्टर करता है तो वो होती है बायोलॉजिकल वेदरिंग थ्रू द केमिकल एक्शंस। तो हमारा वेदरिंग कल ख़त्म हो गया था। वेदरिंग से रिलेटेड एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है जिसको हम बोल सकते हैं वेदरिंग के बाद रॉक स्टेबिलिटी या फिर वेदरिंग रेट। तो इसको डिस्कस करते हैं। उसके बाद में अब हमारी आज से जो आज का लेक्चर है वहाँ से प्रॉपर सेडिमेंटोलॉजी स्टार्ट होगी, जो कि हम सेडिमेंट के बारे में ही पूरा डिस्कस करेंगे इस स्टेबिलिटी सीरीज के बाद में। ओके, तो वेदरिंग आपकी ज़्यादा इफ़ेक्टिव कब होती है? मान लीजिए कोई सा स्लोप एरिया है, ये हमने पढ़ा था कि कोई भी माउंट एरिया है या कोई भी हाईलैंड है उसकी वेदरिंग होती है हमेशा। वेदरिंग की जो रेट होगी वो कहाँ पर इफ़ेक्टिव होगी, कहाँ पर वेदरिंग ज़्यादा अच्छे से हो पाएगी? जहाँ पर आपका ये चल रहा है, जहाँ पर आपका स्लोप कैसा हो, अगर जैसे ये स्टीप स्लोप है या फिर ऐसा कुछ स्लोप हो जो कि लोअर स्लोप हो, तो कहाँ पर वेदरिंग अच्छे से हो पाएगी? सीधी सी बात है, जहाँ पे लोअर स्लोप होगा, क्योंकि जो स्टीप स्लोप होगा उस पर मटेरियल डायरेक्टली मोर ट्रांसपोर्टेशन रेट होगी कंपेयर टू वेदरिंग रेट। जब आपकी वेदरिंग रेट वेदरिंग और इरोजन रेट ज़्यादा होती है ट्रांसपोर्टेशन से, तो क्या होता है, रेगोलिथ का डिपोजिशन होता है। रेगोलिथ क्या होता है, सिंपली जो वेदर्ड मटेरियल है। तो अगर आपका स्टीप स्लोप है तो क्या होगा, जो सेडिमेंट है वो जल्दी फास्टली क्या करेंगे, वहाँ से ट्रांसपोर्टेट हो जाएंगे। और जब ट्रांसपोर्टेशन जल्दी होगा, ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा है, ट्रांसपोर्टेशन रेट इज़ ग्रेटर देन वेदरिंग रेट, तो रेगुलेट का जो फॉर्मेशन है वो नहीं होगा, या कोई भी टाइप का सॉइल डेब्री वहाँ पर डिपॉजिट नहीं हो पाएगा। और जब वो एक्यूमुलेट नहीं होगा तो वेदरिंग की रेट हम क्या मानेंगे, स्लो मानेंगे, कि वेदरिंग रेट स्लो हो रही है। जब हमारा स्टीप स्लोप है, इसको आप लिख सकते हो, वेदरिंग टेंड टू बी मोर इफेक्टिव ऑन लो टू मॉडरेट स्लोप्स एज कंपेयर टू स्टीप स्लोप्स। ओके, हाँ चाहो तो हम लिख भी देते हैं, वेदरिंग टेंड टू बी, इस पे हेडिंग डालें ना, वेदरिंग रेट। इसे कई बार एमसीक्यू पूछ लेता है, बाकी तो थ्योरेटिकल में क्या ही पूछेगा इसको। वेदरिंग टेंड टू बी मोर इफेक्टिव ऑन लो टू moderate slopes as compared to steep slope। ओके, अब जो वेदरिंग की प्रोसेस है वो किस किस चीज़ पे डिपेंड करेगी, कि वहाँ पर क्लाइमेट कैसा है, मिनरल कंपोजिशन कैसा है, और ग्रेन साइज कैसा है जिस रॉक्स को डेवलप करेगा। तो वेदरिंग प्रोसेस किस पर डिपेंड करती है, वेदरिंग डिपेंड्स ऑन climate, grain size of rock, अंडरगोइंग वेदरिंग, किस रॉक की, जो कि वेदरिंग के थ्रू हो रहा है। यहाँ पर ही लिख लीजिए, तो आपको दो बार नहीं रिपीट करना पड़ेगा। मिनरल कंपोजिशन एंड ग्रेन साइज ऑफ रॉक्स अंडरगोइंग वेदरिंग। ओके, तो वेदरिंग रेट जो है वो इन दो चीज़ों पर डिपेंड करेगी। अब एक गोल्डिस ने वेदरिंग की सीरीज दी थी जो आपका ये बताता है कि कौन सा मिनरल ज़्यादा स्टेबल होता है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, आप लिख सकते हो गोल्डिस वेदरिंग सीरीज।
और ये सीरीज बेसिकली ने किया क्या, जो आपकी बॉमेन रिएक्शन सीरीज इग्नियस पेट्रोलॉजी में पड़ता है, उन्होंने सेम उसी सीरीज को रखा और उसकी इंटरप्रिटेशन सेडिमेंटोलॉजी के अकॉर्डिंग की। तो जो इस सीरीज का क्रक्स है कि कैसे मिनरल कौन सा डेवलप पहले क्यों हो रहा है, बाकी मिनरल बाद में क्यों डेवलप हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम इग्नियस पेट्रोलॉजी में डील करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिर्फ उस सीरीज़ को दोबारा से, जो बॉमेन रिएक्शन सीरीज है उसको इन साइंटिस्ट के नाम पर एक बार ये देख लेंगे कि कौन सा मिनरल स्टेबल ज़्यादा होता है। तो सबसे फर्स्ट ओलिविन होता है यहाँ पे, ओलिविन, उसके बाद पायरोक्सिन, के बाद एम्फीबोल, फिर बायोटाइड, और इस साइड क्या होता है, कैल्शियम रिच होता है आपका फेल्ड्स्पार, और सारे के सारे आते जाएंगे जो भी अपने बाइटोनाइट लेबराइट वगैरह हैं, और यहाँ पर एल्बाइट यानी कि सोडियम रिच प्लेजियोक्लेज, सोडियम रिच फेल्ड्स्पार लिख लीजिए। ये होंगे, एक ये हो गई सीरीज, एक ये हो गई सीरीज, और दोनों मिलके क्या बनाती हैं, ऑर्थोक्लेज, जो कि केरिज फेल्ड्स्पार होता है। ऑर्थोक्लेज के बाद में आएगा आपका मस्कोवाइट एंड फिर क्वार्ट्ज। तो स्टेबिलिटी इसमें कैसी होगी, डाउनवर्ड, जितना ज़्यादा नीचे को आएगा उतना ही इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी। तो इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी, जैसे जैसे नीचे आएगा। तो सबसे लीस्ट स्टेबल मिनरल कौन सा होगा, ओलिविन, और सबसे हाईली स्टेबल मिनरल कौन सा होगा, क्वार्ट्ज होगा। तो ये हो गया हमारा वेदरिंग रेट और वेदरिंग की सीरीज की स्टेबिलिटी क्या है मिनरल्स की, इसको आप नोट डाउन करेंगे। उसके बाद में अब हम यहाँ से आगे स्टार्ट करेंगे सेडिमेंट्स। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है आपका ओरिजिन ऑफ सेडिमेंट की, सेडिमेंट कैसे ओरिजिनेट होता है। सेडिमेंट का ओरिजिन हम लोगों ने जब सेडिमेंटोलॉजी स्टार्ट की थी उस टाइम पे डिस्कस किया था कि वेदरिंग होगा, वेदरिंग के बाद में सेडिमेंट ओरिजिनेट होगा। तो हमने सेडिमेंट्री ओरिजिन में क्या लिखते हैं कि सेडिमेंट हैं जो वो किस किस टाइप के होंगे। एक टॉपिक अलग होगा क्लासिफिकेशन ऑफ सेडिमेंट, जिसमें हम सिलीसियस टाइप, आयरन बियरिंग, फॉस्फेट बियरिंग, इस टाइप से सेडिमेंट्स को डिस्कस करेंगे। पर मोस्टली क्या है, किन किन प्रोसेस से सेडिमेंट जनरेट हुआ, जैसे अभी आपने देखा कि वेदरिंग के थ्रू जनरेट हो रहा था, केमिकल मैकेनिकल के थ्रू जनरेट हो रहा था, और इसी तरह वॉल्केनिक प्रोसेस के थ्रू भी जनरेट होता है। तो जो ओरिजिन हो रहा है वो कितने तरीके से हो रहा है सेडिमेंट का, ओरिजिन ऑफ सेडिमेंट में हम वो डिस्कस करते हैं। सो इसका हमारे पास में नोट्स है, तो आप इसी से राइट डाउन कर लीजिए ताकि दोबारा लिखने में टाइम बर्बाद नहीं हो। आई थिंक अभी क्लियर हो गए। ओके, सो ओरिजिन ऑफ सेडिमेंट, मेन सोर्स क्या है सेडिमेंट्स के ओरिजिन के, उनको ओरिजिन ऑफ सेडिमेंट में डिस्क्राइब किया जाता है। अब फर्स्ट क्या होगा, वॉल्केनिक इजेक्टमेंट। वॉल्केनिक इजेक्टमेंट मतलब जो वॉल्केनो आपके जनरेट होते हैं, जब वॉल्केनो विस्फोट होता है, ठीक, तो उस टाइम पे क्या होता है, बहुत सारे तरीके के सेडिमेंट्स जनरेट होते हैं, वॉल्केनिक मटेरियल निकलता है, और वो मटेरियल जब निकला है तो कहीं ना कहीं तो वो डिपॉजिट भी होगा, तो उसी मटेरियल से जो जनरेट होते हैं सेडिमेंट उनको बोलते हैं वॉल्केनिक इंजेक्टमेंट। Volcanic material is usually found as minor constituent in most sedimentary rocks. तो वॉल्केनिक मटेरियल, अब वॉल्केनो ऐसा तो है नहीं कि हर जगह फट रहा है, तो वॉल्केनो कई कई जगह पे फट रहे हैं। इसकी वजह से जो वॉल्केनिक मटेरियल है वो बहुत कम ही माइनर अमाउंट में सेडिमेंट्स में पाया जाता है। जैसे वॉल्केनिक क्वार्ट्ज है वो सैंडस्टोन में मिलेगा, वॉल्केनिक ग्लास अगर मिल रहा है तो लाइमस्टोन में मिलेगा, वॉल्केनिक ऐश सेल में मिलेगी। रॉक्स का क्या है, ऐसा नहीं है कि कोई भी मिनरल किसी भी रॉक में चला जाता है। हर रॉक बनने के लिए एक स्पेशल कंडीशंस चाहिए होती हैं, और मिनरल बनने के लिए स्पेशल कंडीशंस चाहिए होती हैं। तो जब वो प्रोसेस कंबाइन होती हैं तभी एक स्पेशल काइंड ऑफ रॉक का फॉर्मेशन होता है। ओके, डन। अब जो कोर्सर वॉल्केनिक पायरोक्लास्ट हैं उनको क्या बोलते हैं, एग्लोमेरेट बोलते हैं या फिर बेसिया बोलते हैं। एग्लोमेरेट क्या है, कॉन्ग्लोमेरेट सुना होगा आपने, कॉन्ग्लोमेरेट का समझिए भाई है एग्लोमेरेट। अगर कॉन्ग्लोमेरेट टाइप के जो रोडेशियस हैं, जो कैसा सर्कुलर हैं, ग्राउंड गोल गोल वाले होते हैं, अगर वो फ्रेगमेंट्स हैं जो कि वॉल्केनिक रॉक इजेक्टमेंटस निकले हैं, वॉल्केनिक प्रोसेस के थ्रू जनरेट हुए हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, एग्लोमेरेट बोलेंगे। और अगर ट्रायंगुलर है, एंगुलर हैं, किसी भी टाइप के एंगुलर
फॉर्म कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, ब्रेसिया बोलेंगे, वॉल्केनिक ब्रेसिया। और जब वही वॉल्केनिक मटेरियल है वो फाइनर होगा तो फाइनर मटेरियल से क्या बनता है, टूफा बनता है। ये डबल एफ नहीं सिंगल एफ है, तो टूफा बनेगा। और फिर जो वॉल्केनिक क्वार्ट्ज है वो कहाँ पर हम लोगों को रिपोर्टेड हुआ है, जो सिवालिक सैंडस्टोन है उसका, दून वैली का जो सिवालिक सैंडस्टोन है, ये आपका एग्जांपल है कि यहाँ पर वॉल्केनिक क्वार्ट्ज का डिपोजिशन अपना सैंडस्टोन के अंदर मिला है। तो ये हो गया वॉल्केनिक प्रोसेस के थ्रू। सेकेंड है मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन, जो भी अपन ने पढ़ा मैकेनिकल वेदरिंग, वही मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन। सो इसमें क्या होगा, रॉक्स आर यूजुअली डिसइंटीग्रेटेड ऑन वेदरिंग व्हेन एक्सपोज्ड टू द atmospheric agencies. They are also broken to pieces on cataclysmic actions during folding and folding, forming fault breccia. Granite on weathering breaks down to give feldspathic sands. Okay. सो रॉक्स क्या है, यूजुअली डिसइंटीग्रेट होती हैं, वो हमें पता ही चल गया है, वेदरिंग हमने बहुत अच्छे से डील कर लिया है। तो उससे क्या होगा, एटमॉस्फेरिक एजेंसीज जो हैं वो किसी भी रॉक पे वर्क करके उसकी वेदरिंग करेंगी, उसको टुकड़ों में तोड़ेंगी, और जब वो टुकड़ों में टूटेगा, और अगर वेदरिंग नहीं भी हो रही है तो एक और प्रोसेस होती है कैटाक्लास्टिक एक्शन। ये क्या है, इसका मतलब कोई भी मान लो ये एक रॉक बेड है, एक लंबा सा, ये मान लीजिए एक रॉक बेड है। अब इस पर हम ये दोनों साइड से, ये हाथ और यहाँ, इनसे कंप्रेशन मतलब ऐसा एक दूसरे की तरफ इस तरीके से फोर्स अप्लाई करें, तो ये क्या होगा, अब ये तो प्लास्टिक है और दूसरा हाथों से हम फोर्स लगा नहीं सकते उतना, पर अगर किसी मशीन से लगाया जा रहा हो तो ये कैसा होता, ये ऐसा बैंड हो जाता। ओके। और ये ब्रिटल नेचर का है तो एक टाइम पे क्या होगा, अगर ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो ये क्या होगा, हल्का सा बैंड होगा और या फिर यहाँ से टूट जाएगा। तो इसमें क्या हुआ, फोर्स के थ्रू हमने इसको डिसइंटीग्रेट किया। तो जो फोल्डिंग और फॉल्टिंग एक्शन है उनके टाइम पे भी कैटाक्लास्टिक प्रोसेस के थ्रू मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन होता है। जैसे अगर फॉल्ट जनरेट हुआ तो दो फॉल्ट जब आपस में इस तरह से रगड़ के जाएंगे, ओके, तो जब ये ऐसे रगड़ रहे हैं, मान लीजिए कोई भी चीज़, दो चट्टानें बड़ी बड़ी वो ऐसे मूव हो रही हैं, तो जो बीच में मटेरियल है वो क्या होगा, पल्वराइज्ड हो जाएगा और उससे ब्रेसिया जनरेट हो जाएगा। ग्रेनाइट है, जब उसकी वेदरिंग होगी तो इसी तरह ग्रेनाइट में क्या होता है, फेल्सपार होता है, और क्वार्ट्ज होता है तो फेल्सपैथिक सैंड्स डेवलप हो जाएगी। केमिकल डिसइंटीग्रेशन, केमिकल डिसइंटीग्रेशन भी वही जो केमिकल वेदरिंग हमने पढ़ी थी उसी के बारे में बता रहा है ये। सो केमिकल डिकम्पोजिशन में क्या होगा कि मैनी रॉक्स जो हैं वो डिकम्पोज होती हैं ड्यू टू केमिकल एक्शन। और जैसे लाइमस्टोन है, लाइमस्टोन किस एक्शन से डिजॉल्व होगा या क्या होगा, लाइमस्टोन की अगर वेदरिंग करनी है तो क्या होगा, वेदरिंग के कॉन्सेप्ट से आप याद करिए कि कौन से टाइप की वेदरिंग थी जिसके थ्रू लाइमस्टोन डिसइंटीग्रेट होता है। ओके, आई थिंक आपने रिमाइंड कर लिया होगा। सो सॉल्यूशन के थ्रू कार्बोनेट जो आपके मटेरियल थे, जो लाइमस्टोन एंड डोलोमाइट थे, वो सॉल्यूशन एक्शन के थ्रू डिसॉल्व हो रहे थे। तो केमिकल डिकम्पोजिशन में क्या होगा कि लिखा हुआ है मेनी रॉक्स आर डिकम्पोज व्हेन सब्जेक्टेड टू केमिकल एक्शन बाय द एटमॉस्फेरिक एजेंसीज। तो बहुत सारी प्रोसेस है जो केमिकल एक्शंस के थ्रू डिसॉल्व करती हैं मटेरियल्स को। जिससे एग्जाम्पल है लाइमस्टोन डिजॉल्व्स ऑन सॉल्यूशन एक्शन एंड रिप्रेजेंटेट्स एज सिंटर्स। जब लाइमस्टोन डिजॉल्व होगा सॉल्यूशन एक्शंस के थ्रू, अब वो डिजॉल्व मटेरियल जब किसी भी चीज़ में हायर कंसंट्रेशन में हो जाता है तो वो चीज़ें प्रेसिपिटेट भी करता है। मान लीजिए एक आपने सॉल्ट लिया, हाफ kg सॉल्ट ले लिया और एक गिलास पानी लिया, उस पर आप डिज़ोल्व करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, तो एक कंडीशन क्या होगी, वो डिज़ोल्व करना छोड़ के नीचे जो बेसमेंट है, बेसमेंट पे वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। तो जब इस सॉल्यूशन के बाद में री डिपॉजिट होता है तो उसको क्या बोलते हैं अपन, सिंटर बोलते हैं ऐसे डिपॉजिट्स को। और जो फेरोमैग्नीशियन सिलिकेट्स हैं वो क्या देते हैं, फेरोमैग्नीशियस ऑक्साइड या फिर हाइड्रोक्साइड्स के डिपॉजिट करता है। तो ये हो गया केमिकल डिपॉजिशन। और ऑर्गेनिक एक्टिविटी, तो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, अब जब मटेरियल है वो सॉल्यूबल था और या फिर किसी भी तरीके से उन्हें कंज्यूम कर लिया, जो भी ऑर्गेनिज्म है उनने जो सॉल्यूबल मटेरियल्स थे, रॉक्स थे, उनको कंज्यूम किया और उसके बाद में सीक्रेट किया अपना वही एक्सक्रीटा मटेरियल सीक्रेट कर रहे हैं वो, तो उससे क्या होगा, डिपॉजिट फॉर्म होते हैं। और कुछ एल्गी भी होती हैं जो कि डिपॉजिट फॉर्म करती हैं। अपने कोरल डिपॉजिट जैसे कि सुने होंगे, ये लिखा भी है इस पर कि कोरल लाइमस्टोन्स आर फॉर्म्ड ऑन एक्यूमुलेशन ऑफ कोरल स्केलेटन। जो कोरल होता है, निडारिया वगैरह में आप पढ़ते हैं,
पैलेंटोलॉजी में। सो उन कोरल्स के जो स्केलेटन है उनका डिपोजिशन से कोरल फॉर्म होता है। ये गुआनो एक डिपॉजिट है जो कि फॉस्फेराइड्स डिपॉजिट है। ये एक बार क्वेश्चन भी आया हुआ है आई थिंक किसी एग्जाम में कि फॉस्फेराइड्स डिपॉजिट्स जो हैं उनको क्या बोलते हैं, तो उसे गुआनो बोलते हैं। और ये कैसे होता है, सीक्रेट करती हैं कुछ बर्ड्स, सीक्रेट करती हैं इसको। सो ये हो गया आपका ओरिजिन कैसे कैसे हो सकता है किसी भी सेडिमेंट का। नेक्स्ट टॉपिक होगा जो वो है, नेक्स्ट आप हेडिंग डालोगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सेडिमेंट। ओके, अब जो ट्रांसपोर्टेशन है, मटेरियल कैसा हो सकता है, ये तो बहुत बड़ा मटेरियल हो, उसका साइज बहुत ज़्यादा हो, या फिर वो सॉल्यूबल हो, थोड़ा छोटा हो। तो मोस्टली जो फ्लड है, फ्लड नहीं मतलब फ्लूइड, ओके, जो लिक्विड है उसके हिसाब से किस तरीके से मूवमेंट होता है उसको ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सेडिमेंट में पढ़ेंगे। मान लो ये बहुत ही बड़ा पार्टिकल है जिसको ट्रांसपोर्टेटिंग एजेंसीज हैं वो नहीं कर पा रही हैं मूव, तो वो क्या करेंगे, इसको रोलिंग एक्शन के थ्रू लेके जाएंगे आगे। रोलिंग क्या होगा कि वो अपना ग्राउंड सरफेस है उससे कनेक्शन नहीं छोड़ रहा है, वो इस तरीके से। ये तो जैसे आपका कुछ सर्कुलर मटेरियल है, यहाँ पे कुछ भी अवेलेबल नहीं है, ओके, मान लीजिए यहाँ था, जैसे ये इस तरीके से रोल करके जा रहा है आगे, ओके, ऐसा रोल कर रहा है, तो क्या कर रहा है, ग्राउंड को टच करके रह रहा है, ग्राउंड से टच अपना छोड़ नहीं रहा है, तो इसको बोलेंगे रोलिंग मटेरियल। सेकेंड वन इज सॉल्टेशन। अब इसे थोड़ा छोटा है, तो इतना भी छोटा नहीं है कि ये पूरा रह सके लिक्विड में, और इतना बड़ा भी नहीं है कि रोलिंग एक्शन के थ्रू जाए, उठ भी सकता है। तो ये क्या करेगा, एक बार उठेगा फिर गिरेगा, फिर उठेगा फिर गिरेगा, तो इसको सॉल्टेशन एक्शन बोलेंगे। उसके बाद में जो सेकंड प्रोसेस होगी वो क्या होगी, सस्पेंशन की, और छोटा हो गया, अब वो नीचे नहीं आ रहा है, ऐसे ही ट्रांसपोर्टेट हो रहा है, मटेरियल पूरा का पूरा ऊपर ऊपर ही है, जो बेसमेंट था इससे टच छोड़ दिया। या फिर चौथा हो सकता है, ये कौन सा था, साल्टेशन, ये कौन सा था आपका, सस्पेंशन। या फिर दूसरा हो सकता है, इतना कोलोइडल पार्टिकल है कि वो लिक्विड के साथ में ही डिजॉल्व हो गया, जो सॉल्युबल मटेरियल है, तो ये क्या हो गया, सॉल्यूशन एक्शन। तो इस तरीके से ट्रांसपोर्टेट होता है मटेरियल जो है आपका। सो अब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सेडिमेंट में आप डेफिनेशन लिखोगे, ये आपने एक्सप्लेन कर लिया, चाहो तो ये डायग्राम भी बना सकते हो आप अपने नोट्स में, तो उससे रिमाइंड रहेगा कि कौन कैसा हो रहा है, और अच्छे से भी बना सकते हैं आप। अब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सेडिमेंट, सो इसकी डेफिनेशन लिखोगे, द सेडिमेंट्स आर ट्रांसपोर्टेटेड बाय एटमॉस्फेरिक एजेंसीज लाइक विंड, ग्लेशियर, रनिंग वाटर एट्सेट्रा। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड डिसइंटीग्रेशन, constituents of various rocks undergo initial differentiation, thus losing their original characters। तो क्या होगा, जो भी ट्रांसपोर्टेटिंग एजेंसीज हैं वो उनको अपने जो मेन सोर्स है उससे दूसरी जगह ले जाएंगे, तो वो थोड़ा बहुत अल्टर हो जाएगा, तो वो अपना क्या करेगा, अपने जो ओरिजिनल कैरेक्टर्स थे उनको लूज कर देगा, ओके। और दूसरा क्या होगा, जो ये अब ये ट्रांसपोर्टेशन तो इन्हीं से हुआ ना। चौथा है सॉल्यूशन, तो उसके बारे में एक लाइन लिख लो कि जो द सॉल्युबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर कैरिड अवे टू लॉन्ग डिस्टेंस एंड आर अल्टीमेटली डिपॉजिटेड एज केमिकल प्रेसिपिटेंट और ऑर्गेनिक डिपॉजिट्स। ये हो गया आपकी ट्रांसपोर्टेशन की डेफिनेशन। अब एक और चीज़ होती है कि जब आपका मटेरियल है, जो रॉक मटेरियल है वो ट्रांसपोर्टेट हो रहा है दूसरी जगह पे और इनसॉल्यूबल है, मतलब थोड़ा साइज बड़ा है, इनसॉल्यूबल है, तो उसको क्या बोलेंगे, जब वो डिपॉजिट हो रहे हैं उनसे कोई रॉक बनेगी तो वो होगी आर्जिलेसियस रॉक। और जो बहुत ही ज़्यादा फाइन कॉन्स्टिट्यूएंट, मतलब जैसे ये थे इनसॉल्यूबल मटेरियल्स थे और जा रहे थे, पर ये बेदरिंग हो जा रही थी इनकी, ओके। तो ये क्या है, बहुत छोटे छोटे फाइनर मटेरियल थे, तो ये बन जाएंगे आर्जिलेसियस रॉक।
जो बिल्कुल फाइन है और बहुत दूर तक डिस्टेंस ट्रैवल करके जा रहे हैं। और जब मटेरियल का साइज ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो वो कम डिस्टेंस को ट्रैवल करेंगे, तो उस मटेरियल को क्या बोलते हैं? आर्यनेसियस रॉक। अब ये हम पढ़ेंगे आर्नेसियस, आर्जिलिशियस, रोडाइट्स। जो कल का लेक्चर होगा उस पे होगा नॉमेनक्लेचर ऑफ सेडिमेंट्स। तो नॉमेनक्लेचर में हम ये सारी चीज़ों को डील करेंगे। अब आपका डेफिनेशन लिख गया, उसके आगे हम उसकी जो प्रोसेसेस हैं वेरियस टाइप की, उनकी डेफिनेशन आपको लिखाते जाते हैं। सो साल्टेशन, फर्स्ट हेडिंग डालिए साल्टेशन प्रोसेस। साल्टेशन कौन सी थी? ये वाली प्रोसेस। ओके, सो इन दिस प्रोसेस fragments move up and down toward the direction of flow. The fragment in this case are usually smaller than those which roll on floor such transportation is common along the channels having a high gradient. सो जो हाई ग्रेडियंट होगा, जहाँ पे मटेरियल थोड़ा रोडेशियस से कम होगा, तो फ्लो की डायरेक्शन में क्या करेंगे? फ्रेगमेंट्स ट्रांसपोर्टेट करेंगे। ओके, सेकेंड प्रोसेस है जो आपकी, वो है रोलिंग एक्शन। अब रोलिंग में क्या होता है? सबसे ज़्यादा लार्जर फ्रेगमेंट होते हैं और वो रोल डाउन करते हैं फ्लोर के ऊपर। तो इसके बारे में लिखो कि द लार्जर फ्रेगमेंट्स रोल डाउन over the floor of the medium and undergo much modification of in their size and shape। जब वो फ्लोर से सट करके चल रहे हैं, रोल करके, तो जो भी एंगुलर फ्रेगमेंट्स, एंगुलर मोमेंट मतलब निकले होंगे उनमें, तो वो क्या होगा? पूरा गोल हो जाएगा। कोई भी चीज़ है उसको आप लगातार घिसते रहो तो वो क्या होगी? फ्लैट हो जाती है। कोई भी उस पे जो फ्रेगमेंट्स निकले हुए होते हैं यहाँ वहाँ, वो स्मूथ सरफेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो डिफरेंस आएगा वो किस एक्शन में आएगा? आपका रोलिंग एक्शन में। इसका एग्जांपल क्या होगा? जनरली कोर्स मटेरियल in the floodplains move by rolling। आज का आपका होमवर्क है, फ्लड प्लेन्स कैसे कहते हैं इसे आप बताओगे कमेंट में। ओके, सो ये हो गया आपका रोलिंग। थर्ड वन इज सस्पेंशन। सस्पेंशन में क्या होता है कि जो फ्रेगमेंट होता है वो स्मॉलर साइज का होता है और वाटर की वेलोसिटी के साथ साथ में उसके पार्टिकल, जब उसकी वेलोसिटी होगी तो सेटल डाउन होंगे, और जैसे ही वेलोसिटी बढ़ती है तो वो आपके मूव कर रहे होते हैं। ओके, इन दिस केस द फ्रेगमेंट्स आर
considerably smaller in size and also the velocity of water is considerable. Such particles usually settle down on decrease in the velocity of the current. Such transportation is common in floodplain of the turbulent streams. टर्बुलेंट स्ट्रीम में क्यों कॉमन होते हैं, क्योंकि जो टर्बुलेंट स्ट्रीम होती है उस पर वाटर की वेलोसिटी और जो वाटर में उथल पुथल होती है वो ज़्यादा होती है। ओके, तो टर्बुलेंट एक्शन में क्या होगा, वाटर मूव तेज़ी से करेगा, उस पर वेलोसिटी ज़्यादा होगी, तो जो पार्टिकल हैं वो उस पर सस्पेंडेड रहेंगे। लास्ट वन इज योर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या होगा, पार्टिकल डिसॉल्व रहेंगे आपका जो मटेरियल है उसके अंदर। तो स्ट्रीम कैरी एन एप्रिसिएबल अमाउंट ऑफ dissolved salts and bicarbonates, transferring them to the sea. Some of this matter is consumed by the organism, thus forming chemical precipitates and organic deposits. ओके, तो इस तरीके से ऑर्गेनिक डिपॉजिट होगा, आपका डिपॉजिट हो जाता है। अब जो अमाउंट होता है सॉल्ट का, वो जब कोई स्ट्रीम कैरी करती है तो वो क्या होता है, बहुत ही वेरिएबल होता है कि स्ट्रीम किस, अब वो किस किस पे वेरिएबल होगा कि स्ट्रीम पास कहाँ से कर रही है, स्ट्रीम की वेलोसिटी क्या है, स्ट्रीम में एनर्जी कितनी है, जो रॉक मटेरियल है जिसके ऊपर से वो स्ट्रीम फ्लो कर रही है वो किस तरीके के कंपोजिशन से बनी हुई है, किस तरीके का कंपैक्शन है उन रॉक्स के अंदर, और पार्टिकल्स जो हैं वो कितना अच्छे से सॉलिड हो गए हैं वहाँ पर, कितना अच्छी तरीके से बंधे हुए हैं कि रिवर उनको रिमूव कर रही है नहीं कर रही। इसको अपन एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई स्ट्रीम है वो पास हो रही है किसी ग्रेनेटिक टेरेन से पास हो रही है, तो उसके पास में जो डिजॉल्व मटेरियल होगा वो क्या होगा, बहुत कम होगा। पर अगर वही जो स्ट्रीम है वही किसी सेडिमेंट्री बेसिन से जा रही है, सेडिमेंट्री टेरेन से जा रही है, मान लीजिए कार्बोनेट मटेरियल है, तो वहाँ से जब वो पास होगी किसी ह्यूमिड रीजन में है और कार्बोनेट है, तो उसमें क्या होगा, सल्फेट और क्लोराइड जो होंगे वो, सॉरी, जो मटेरियल है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जो सल्फेट और क्लोराइड है वो आपके ह्यूमिड में नहीं होंगे, वो आपके एरिड मटेरियल जो होंगे, एरिड रिवर्स होंगे, उन पे कॉमन होंगे। तो
कितना सॉल्यूशन एक्शन के लिए मिल रहा है, वो उसके इन्वायरमेंट पे, वो कैसी जगह पे डिपॉजिट हो रहा है, किस रास्ते से जा रहा है, ये सारी चीज़ों पे डिपेंड करेगा। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। इसमें आपका सॉल्यूशन ख़त्म हो गया, किस तरीके से आपका मटेरियल ओरिजिन हुआ, किस तरीके से मटेरियल ट्रांसपोर्टेट हो रहा है, और मटेरियल की स्टेबिलिटी क्या क्या है वेदरिंग के रिलेशन में, वेदरिंग क्या है, ये सारी चीज़ें हमारी कंप्लीट हो गई। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उस पर हम नॉमेनक्लेचर ऑफ सेडिमेंट्स एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।